नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट, क्या ये वेलफेयर प्रोटेस्ट है या फिर एंटी नेशनल प्रोपोगेंडा? देखते हैं सिर्फ और सिर्फ सबूत क्या कहते हैं। दिल्ली पुलिस 15 साल के मासूम बच्चों को पीट रही है जो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए खड़े हैं। उन पे चलाया ना जो सही बात। जब इनको इतना देशभक्ति आ रहा है तो जाए बॉर्डर पे लड़े। टीयर सेल से शूट कर रही है, खीले वाले डंडों से मार रही है, औरतों के साथ खुलेआम बदसलूकी। कुछ नहीं कह रहे, आप हमें मार रहे हो, बैरिकेड धक्का दे। मगर दूसरी तरफ कुछ और भी वीडियोस है। स्टूडेंट्स जबरदस्ती भवन एंटर करने की कोशिश करते हैं, इवन दो ये इनलीगल है। पुलिस वालों को घेर कर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। कश्मीर स्टाइल पत्थरबाजी और पत्थर से भरे ट्रक बरामद हुए हैं। जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आए, और भीड़ के पीछे कन्विक्टेड गैंगस्टर अपनी फौज के साथ। समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को, उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे। हिंदुस्तान दे छोटे छोटे टुकड़े ही हल है। सिक्स फॉर जस्टिस इज गोइंग टू कमिट $1 million as an aid to see। एक ही दिन एक ही जंतर मंतर, लेकिन दो बिल्कुल उल्टे सच। कौन सही है और कौन गलत? इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, व्हाट्सएप पर जो भी आप देख रहे हैं, ये पूरी रियलिटी नहीं है। ये दो नैरेटिव्स है। एक तरफ प्रोटेस्ट को डिजाइन करने वाला प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दिपके, और दूसरी तरफ एक रूलिंग पार्टी का पूरा पीआर इकोसिस्टम। दो पीआर मशीन्स, दो अपोजिट सच्चाइयां। आप जिस भी साइट्स को सपोर्ट करते हो, प्रोपोगेंडा इतना स्ट्रांग है कि आपको लगेगा कि बस यही सच्चाई है। मगर हम साइकोस, ट्रूथ सीकर्स 10 सेकंड की क्लिप्स पर अपना ओपिनियन नहीं बनाएंगे। हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस और लार्जर पिक्चर को देखते हुए इस मामले को क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। इन सारे सवालों के पीछे की एविडेंस बेस्ड सच्चाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जिस दिन से पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट से उनका सवाल 2 बार चुरा लिया गया। ये उसकी कहानी है। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक कमेंट बन गया बगावत का झंडा। सीजीआई ने फेक लो डिग्री वाले एप्लीकेंट्स को एक इंटरेस्टिंग शब्द से बुलाया, कॉकरोचेस। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. There are already parasites in society. You people you attack. सब इतना एक्सक्लूसिव था कि शाम तक क्लिप्स तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि लाखों परेशान अनएम्प्लॉयड एग्जाम थके स्टूडेंट्स के लिए ये कोई गाली नहीं थी, ये आईना था। सिस्टम पहले से ही उन्हें इनसिग्निफिकेंट और कुचले जाने लायक फील करा रहा था। अगले ही दिन 16 में बोस्टन यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट अभिजीत दिपके ने लॉन्च किया कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। एक वेबसाइट, एक स्लोगन, मैं भी कॉकरोच हूँ, एक ऑनलाइन मेंबरशिप बटन भी। The party and the movement that they've created is called the Cockroach Movement. This was based on a satire, but it has now drawn millions of people on social media and it has a huge digital footprint. शुरुआती कवरेज इंडिपेंडेंट और लेफ्ट लीनिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दिया, द प्रिंट, न्यूज लॉबी और बाद में अल जजीरा, सीएनए और एमबीसी जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने इस मूवमेंट को सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि यूथ फ्रस्ट्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के प्रोटेस्ट के रूप में देखा। Reuters to Al Jazeera, The Guardian and the Financial Times, international media largely framed the story as a youth-led movement fueled by anger over examination leaks and unemployment. इस कवरेज ने सीजेपी को रातों रात नेशनल और इंटरनेशनल विजिबिलिटी दे दी, और मई के एंड तक सीजेपी सिर्फ एक वायरल हैशटैग नहीं रहा। मेंबरशिप लाखों में, कवरेज ग्लोबली और गवर्नमेंट को ओपन चैलेंज। Cockroach Junta Party. Cockroach Junta Party. सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर रिस्ट्रिक्शन लगने लगे, लेकिन इससे मूवमेंट रुकने की बजाय उल्टा और ज्यादा ऑफलाइन बढ़ने लगी। देश के अलग अलग शहरों में सपोर्टर्स छोटे छोटे गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करने लगे, और अभिजीत ने अनाउंस किया कि प्रोटेस्ट सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। अब सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम सब मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। जून के शुरुआत में अभिजीत इंडिया वापस आए। इस बीच अभिजीत का फोकस एक ही इश्यू पर था, एजुकेशन। पुणे और महाराष्ट्र में सीजेपी के स्पीचेस और लोकल प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट बस एग्जाम सिस्टम था, पेपर लीक्स, दिल्ली की वैल्यू और स्टूडेंट्स के फ्यूचर का क्राइसिस। नैरेटिव्स लार्जली एजुकेशन रिफॉर्म्स के आसपास ही घूम रहा था। तुमच्यासाठी हे 1 करोड स्टुडंट्स महत्वाचे का तुमचा एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर महत्वाचा आहे? लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट दिल्ली पहुंचा, उसका स्केल और कॉम्पोजिशन दोनों बदलने लगा। सोनम वांगचुक जैसे क्रेडिबल फेस की वजह से प्रोटेस्ट को और पावर मिल गई।
मगर इसी फेज में टीएमसी के 2 एमपीज ने भी सिंबॉलिक सपोर्ट दिया। Trinamool Congress MPs like Mahua Mitra and Kirti Azad publicly said they would like to join this. और लेफ्ट लीनिंग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार प्रोटेस्ट को कवर किया, जिस वजह से अब मूवमेंट एजुकेशन के मुद्दे के साथ साथ डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, यूथ राइट्स और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जैसे ब्रॉडर इश्यूज से भी जुड़ने लगा। Movement is about not just exam paper leaks or education sector reforms, but about every youth-centric issue in the country. ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि दिल्ली फेज में मूवमेंट में पब्लिक नैरेटिव पहले के मुकाबले काफी वाइडर हो गया। जून के आखिर में सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। इसके बाद मूवमेंट को नेशनल विजिबिलिटी और ज्यादा मिलने लगी। द प्रिंट, न्यूज लॉन्ड्री, स्कॉल्स, द वायर जैसे आउटलेट्स लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया भी डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो कर रही थी। पार्लियामेंट का मानसून सीजन नजदीक आते ही सीजेपी ने संसद चलो मार्च का कॉल दिया। 28 जुलाई को हजारों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, डिटेंशंस हुई और कई जगह पर झड़प की रिपोर्ट्स भी सामने आई। एक सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से शुरू हुआ ऑनलाइन कैंपेन अब जंतर मंतर से संसद तक पहुंच चुका था और नेशनल पॉलिटिकल डिबेट्स का हिस्सा बन गया। अब इन सारे सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अभिजीत दीपके का एक शॉर्ट बैकग्राउंड। महाराष्ट्र से है ये, पुणे में जर्नलिज्म पढ़ा, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पीआर की डिग्री ली, डिजिटल कैंपेन्स में एक्सपीरियंस हाथ है। सीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किया। से है परिचय आप लोग लगभग 6-7 साल क्या से। करते थे आप सोशल मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी की? हम दोनों कॉम्स टीम में थे, सोशल मीडिया हैंडल कर। पॉलिटिकल स्टेटमेंट को मूवमेंट्स में बदलना उसके लिए कोई नया काम नहीं था, ये उसका प्रोफेशन है। उसके मीम को नैरेटिव बनाया, नैरेटिव को आइडेंटिटी और आइडेंटिटी को स्ट्रीट प्रोटेस्ट में बदल दिया। Someone started a cockroach जनता पार्टी। Nothing. I'm Jain Z. We are cockroach. We are lazy. We don't do anything. अब क्या अभिजीत ने ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके किया? वेल, एविडेंसेस नहीं है हमारे पास और सिर्फ बैकग्राउंड से ये दावा करना भी सही नहीं होगा। मुद्दा जेन्युइन था कि नहीं? एब्सोल्युटली 100% यस। बट उन्होंने जो मंच को चुना और जो प्रोपोगेंडा चल रहा था, एंटी नेशनल नारे लग रहे थे, कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने के नारे लग रहे थे, 370 हटाने के नारे लग रहे थे, एंटी नेशनल नारे लग रहे थे, आरएसएस के विरुद्ध, हिंदू के विरुद्ध नारे लग रहे थे, जो मंच से इंडिया के विरुद्ध नारे लग रहे थे, चिकन नेक को अलग करने की बात हो रही थी, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे, मोदी जी को गालियां बक रहे थे, कुछ भी एंटी नेशनल बोला जा रहा था। ये गलत था। मुद्दा इनका सही था, बट वो मुद्दा उठता ही नहीं था मंच से। डेली एंटी नेशनल नारे, डेली एंटी नेशनल बातें, सीता के पति ने नीता के पति का, ऐसे लोगों को तो वहां पर मंच मिल रहा था जो ये सारी चीजें बोलते थे। राम भगवान को बीच में लाया गया, हिंदुओं को बीच में लाया गया, आरएसएस, बीजेपी को बीच में लाया गया। आपका मुद्दा था एजुकेशन, नीट पेपर लीक की वजह से जो भी मुद्दा था वो मुद्दा बहुत साइड में हो गया था एक टाइम के बाद। उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, बहुत सी गलत चीजें भी हो रही थी, बहुत प्रोपोगंडा भी चल रहे थे, बट साथ में उनका जो मुद्दा था वो सही था, एजुकेशन। अब आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एक चीज इनके बैकग्राउंड में जो जेन्युइनली कंसर्निंग है, दीपके के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह आप देखोगे तो कश्मीर सेपरेटिज्म, उमर खालिद और आर्टिकल 370 जैसे पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल इश्यू पर उनकी पोजीशन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। 2019 में लीगल राइट्स ऑफ ऑब्जर्वेटरी ने पुणे पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी थी, जिसमें भी सेपरेटिस्ट नैरेटिव्स को प्रमोट करने के आरोप लगाए गए थे और इस प्रोटेस्ट में भी कई ऐसे लोग भी ज्वाइन किए गए जो एंटी नेशनल स्लोगन्स लगा रहे थे। इंडियन आर्मी सो अगर किसी भी तरीके का एंटी नेशनल नैरेटिव्स अगर चल रहा है वहां पर, तो उसकी जिम्मेदारी लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये भी क्लियर कर दूं कि दीपके पर पहले की कंप्लेंट्स एफआईआर तक नहीं पहुंची और किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसके खिलाफ ऐसे आरोप प्रूफ नहीं किए, इसलिए सेपरेटिस्ट एसोसिएशन या एक्टिविटी 100% फैक्ट बताना भी गलत होगा, क्योंकि अपोजिशन और क्रिटिसिज्म एक चीज होती है जो सही है, बट नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बयान देना अलग चीज है जो कि सही नहीं है। अब प्रोटेस्ट के दिन की दो अलग कहानी के पीछे के सच को जानते हैं और इस बार ओपिनियंस नहीं, सिर्फ टाइमलाइन, लॉ और एविडेंस, क्योंकि इस पूरे कंट्रोवर्सी में सीक्वेंस ये सबसे बड़ा सबूत है। इसीलिए पहला सवाल, क्या पुलिस ने बिना वजह स्टूडेंट्स पर अटैक किया?
19 जुलाई संसद चलो प्रोटेस्ट से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में बीएनएस सेक्शन 163 लागू हो चुका है। मतलब पार्लियामेंट के आसपास किसी भी मार्च, प्रोसेशन या असेंबली की परमिशन नहीं है। सिर्फ जंतर मंतर ही डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट रहेगा। प्रोटेस्ट मार्चेस आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर द डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जंतर। पुलिस ने ये भी क्लियर कर दिया कि सीजेपी ने संसद मार्च की कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं ली है। मार्च टू पार्लियामेंट by Cockroach Janata Party on 20th July, no such permission has been given. Any person violating applicable 163 BNSS orders, he'll be liable for legal action. अभी ये पुलिस की दादागिरी नहीं थी, एक लीगल बाउंड्री क्रिएट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में यही वर्डिक्ट दिया था कि प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, लेकिन पार्लियामेंट जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसना अलाउड नहीं है। और फिर आया जुलाई 20 का दिन। सुबह हजारों स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर जमा हो गए। शुरुआत में प्रोटेस्ट लार्जली पीसफुल था, लेकिन जब क्राउड पार्लियामेंट की तरफ बैरिकेड्स क्रॉस करके बढ़ने लगा, तब लीगली पुलिस के पास उन्हें रोकने का पावर था। और एविडेंस के हिसाब से पहला फिजिकल फोर्स सीजेपी की तरफ से आया। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस शुरू किया। पुलिस एक्शन के बाद एक हिस्सा सीजेपी का वायलेंट हो गया। शाम तक वीडियोस और पुलिस एफआईआर में स्टोन पेल्टिंग, बॉटल्स फेंकना और पुलिस पर हमले रिकॉर्ड्स हुए। यानी कि टाइमलाइन बेसिकली ये लगता है कि पहले लॉन्ग रीच हुआ, फिर पुलिस ने फोर्स यूज किया और उसके बाद प्रोटेस्ट का एक हिस्सा वायलेंट एक्सकेलेट में बदल गया। लेकिन पुलिस का हर एक्शन ऑटोमेटिकली जस्टिफाई नहीं हो गया। सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास का ये एलिगेशन है कि 12 साल की बच्ची पर चोट लगी। गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की वाइफ है, उनके बाल खींचकर उन्हें असोल्ट किया गया। ये सब दावे हैं, उसमें कोई सच्चाई या कोई वीडियो हमें नहीं मिला है। अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है और कोर्ट में जजमेंट चल रहा है। मतलब लो पुलिस को प्रोटेस्ट रोकने का अधिकार जरूर देती है, लेकिन क्या फोर्स जो यूज किया वो रिजनेबल था, उसका फैसला अब एविडेंस और कोर्ट करेगी, स्लोगन्स नहीं। सो अब एक बड़ा सवाल, क्या प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स और जेन्युइन प्रोटेस्टर्स ही इन्वॉल्व थे? क्या ये प्रोटेस्ट आखिर तक सिर्फ स्टूडेंट्स के हक के लिए ही था? सो प्रोटेस्ट की शुरुआत एजुकेशन और एग्जाम अकाउंटेबिलिटी से हुई। पुणे तक प्रोटेस्ट की डिमांड एजुकेशन ही थी। 22 लाख स्टुडंट, सीबीएसईचे 17 लाख स्टुडंट, असे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्स आहेत ज्यांच्यासोबत अन्याय झालेला आहे आणि तरीही कोणी जिम्मेदारी घ्यायला तयार नाहीये। लेकिन जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया और प्रोटेस्ट दिल्ली पहुंचा, वैसे वैसे एजेंडा चौड़ा होता गया। अब सिर्फ एस्पिरेंट्स नहीं, सीएए, एनआरसी प्रोटेस्टर्स, फार्मर्स मूवमेंट वाले, आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन कैंपेन्स, रिजर्वेशन ग्रुप्स, लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन, दिल्ली के कन्विक्टेड गैंगस्टर्स चंद्रशेखर आजाद और योगेंद्र यादव जैसे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, कश्मीरी सेपरेटिज्म के सिंपथाइजर्स और कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी सरकार की अगेंस्ट आंदोलन पर अचानक से पहुंच गए। सरकार के प्रोटेक्शंस जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे, आज मैं इस मंच से मंच करते सवाल करना चाहता हूं। मतलब इतना वाइड कि एक पीआर रिस्क नहीं, ब्लंडर था। खुद अभिजीत दीपके ने माना कि प्रोटेस्ट में लेफ्ट विंग ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं। क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, आईसा, these are organized student outfits associated with left parties, तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे होंगे। सर उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए, वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी दिनों से लगे। बट वेट, गेस व्हाट, इसके बाद एजुकेशन कम, फैज अहमद फैज की नज़में, रिलीजियस स्लोगन्स, एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स और दूसरे पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी सुनाई देने लगे। आयरनी देखिए, जो मूवमेंट्स एंटी के अकाउंटेबिलिटी के लिए शुरू हुआ था, धीरे धीरे वो हर आइडियोलॉजी, हर दुख दर्द और हर पॉलिटिकल कैंप का प्लेटफॉर्म बनने लगा। आरएसएस से क्या मतलब है इनका? हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। सत्य ये है कि आज की डेट में इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जिनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जो इन छात्रों के प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एक मूवमेंट में इतने अलग अलग एजेंडाज घुस जाते हैं, तो असली मुद्दे का क्या होता है वो आप सोचो।
मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट और रियल था, बट इस तरीके से ऐसा कबड़ा क्यों हो गया? अब यहाँ पर बीजेपी नेताओं और प्रो गवर्नमेंट कमेंटेटर्स का एक एलिगेशन आता है कि प्रोटेस्ट FCRA बिल को रोकने का फ्रंट है। और जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी FCRA, जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। और सोनम वांगचुक भी उसी एजेंडा के हिस्सा है। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। सोनम वांगचुक, इनकी खुद की कंपनी विदेशी फंडिंग पर चलती है। सिर्फ FCRA बिल को रोकने के लिए तो जो विदेशों से पैसा लेकर के यहाँ के लोगों को भड़काने का काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्पीचेस, इंटरव्यूज और ग्राउंड वीडियोस में हम इस दावे को सपोर्ट करते हुए कोई एविडेंस नहीं मिला। मेन मुद्दा यह है कि ग्राउंड पर स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, तो नैरेटिव्स बार बार फॉरेन फंडिंग की तरफ क्यों घुमाया जा रहा था? और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर। क्या ये जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न था या एक तरीका था स्टूडेंट मूवमेंट के लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े करना? एविडेंस के बेसिस पर देखें तो FCRA की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर चल रही थी, जंतर मंतर पर नहीं। सो क्या मोदी गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया? सोचो, बस 2 महीनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम से मूवमेंट बन गई। हम पावरफुल कॉकरोच हैं, हमें डर नहीं लगता। लेकिन मोदी सरकार पहले कुछ नहीं बोली, फिर रिएक्ट किया। 1 महीने से मूवमेंट शुरू हो चुका था। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से बार बार इनकार करते रहे और बीजेपी चीफ का बयान, ये प्रोटेस्टर्स देश को खोखला बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। डायलॉग की जगह पर डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश, और फिर 1 महीने बाद जब सोनम वांगचुक का फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन ऑलरेडी नेशनल आउटरीच बन चुका था। वो गुंडा की तरह बिहेव कर रहा था, पुलिस सिविल ड्रेस में आया। सोनम सर को जबरदस्ती ये लोग यहाँ से उठाकर निकल गए, जैसे डेड बॉडी को लेकर जाते। 20 जुलाई को कहीं जाकर पहली बार हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा CJP स्पोक्सपर्सन से सिर्फ 10 मिनट मिलकर बात करते हैं। क्यों भाई, क्या सोनम वांगचुक गलत चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या प्रोटेस्ट में आए कई स्टूडेंट्स का पेन जायज नहीं था? इसे इग्नोर करने का अंजाम गुस्सा पाइलअप होता गया, वायलेंस की संभावना बढ़ गई और भुगतना पड़ा पेशेंस चार्ज स्टूडेंट्स और ड्यूटी कर रहे पुलिस ऑफिसर्स को। बट सबसे वर्स्ट पार्ट, क्यों सरकार को रियलाइज नहीं हुआ कि ये मुद्दा यूथ के भविष्य का है, एक बड़ा मुद्दा है? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस पर जनता को अपडेट देने की, न्याय देने की? क्या हर इंपॉर्टेंट मुद्दे को आप बस पॉलिटिकल वेंडेटा बोलकर इग्नोर कर सकते हो? एक प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था राइट कोर्स के लिए, स्टूडेंट के हक के लिए, भारत के भविष्य के लिए, क्या से क्या बन गया? ये डिप्टी की लीडरशिप का एक बड़ा फेलियर है। प्लीज एंजॉय दिस। मोदी के तेल का खाना जो है, मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार दूँ। प्रोटेस्ट में कोई कंस्ट्रेंट्स और बाउंड्रीज ही नहीं थी, पूरा मार्वल यूनिवर्स ही आ गया ऐसा लगने लगा। अब अपने एजेंडा के लिए लड़ने लगे और स्टूडेंट्स का मुद्दा हमेशा की तरह साइडलाइन हो गया। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच RSS मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। और अब ये दीप्ति का लीडरशिप फेलियर था या पीयर फेलियर या एजेंडा ही कुछ ऐसा सेट था कि प्रोटेस्ट का नैरेटिव एंटी एजुकेशन सिस्टम से एंटी गवर्नमेंट बना दिया जाए? इसका ओपिनियन आप खुद ही बनाओ, हम बस एविडेंस ही बात करेंगे, क्योंकि मेन सवाल बस यही है कि इतनी बड़ी लोग भी खुले आम आकर कमेंट्स पास कर रही है, कईयों को तो दीप के खुद ही स्टेज दे रहा है। हमारे लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं, 2 घंटे के लिए उन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए। जो फार्मर्स आने वाले हैं उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी, मुझे अपने देश के जेंजी पे दिस हैज टू बी डमेस्ट मूव एवर। मुझे पर्सनली ये इमेच्योर हरकत लगी जिसमें पूरे प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। वो क्रेडिबिलिटी जो सोनम वांगचुक ने बिल्ड की थी, अगर स्टेज एजुकेशन से हटकर दूसरे आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स का प्लेटफॉर्म बनने लगा, तो उस मूवमेंट की डायरेक्शन आखिर तय कौन करने लगेगा? स्टूडेंट्स या उसके आसपास खड़ा पॉलिटिकल इकोसिस्टम? अब हम इंडियंस का ना सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट पता है आपको, जहां आप, मैं, सरकार और प्रोटेस्टर्स सब फेल हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर अब तक कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। प्रॉब्लम हमारे एग्जाम सिस्टम या पेपर लीक्स में नहीं है,
ये तो बस ऊपर से दिखने वाले सिम्टम्स है, असल प्रॉब्लम्स तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की जड़ में ही है। It's almost like you either go to this best college or there will be nothing that will happen. जिसमें रियल सुधार लाने के पॉइंट्स जो ना सीजेपी ने उठाए और ना ही सरकार इसे गंभीरता से ले भी रही है। देश की एजुकेशन को एक बच्चे में 3 कैपेबिलिटीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। नंबर 1 सोचना, रीजनिंग और जजमेंट। नंबर 2 करना, प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस। और नंबर 3 गिरकर रिकवर करना, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन इंडिया का एजुकेशन आज भी एक लर्निंग एजुकेशन का एक सॉर्टिंग मशीन ज्यादा है। आप ये चार्ट ही देख लो, लाखों बच्चे सिर्फ कुछ 100 सीट के लिए लड़ते रहते हैं, बस कंपटीशन और कंपटीशन, नो रियल एजुकेशन। और एग्जाम पास नहीं कर पाए तो जिंदगी में फेल, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। और एग्जाम पास हो गए तो ऑलवेज इन द गेम फेल, क्योंकि रियल एजुकेशन, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी, प्रैक्टिकल स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन तो सिखाई नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक हसीन विजन लेकर आई थी। क्रिटिकल थिंकिंग लाओ, प्रैक्टिकल स्किल्स, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट और रेजिलियंट स्टूडेंट्स बनाओ। ऐसे 33 कोर रिफॉर्म्स थे, लेकिन प्रॉब्लम पॉलिसी के इंटेंशन में नहीं थी, उसके नीचे के मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में थी। सिर्फ पॉलिसी पास करने से, नारे लगाने से सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करने की कैपेबल नहीं हो जाता। आज भी खुद गवर्नमेंट के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स सिंगल टीचर से चल रहे हैं, मतलब एक टीचर, अन्य सब्जेक्ट, अन्य स्टूडेंट्स। 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वाले भारत देश के हर 5 में से 2 स्कूल्स इंटरनेट नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं, पानी भी नहीं है। एक बेंच पर 6 लड़का बैठते हैं, 7 लड़का बैठते हैं। क्लास एक रूम में रहता है तो बाहर निकाल के पढ़ाते हैं बच्चा। और काउंसलिंग कैपेसिटी तो लग्जरी लगती है जब भारत के 22% स्कूल्स में तो छत भी नहीं है और 1 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गर्ल्स वॉशरूम भी नहीं है। इस तरीके से इंडिया एआई की रेस जीतेगा। और एआई यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन, मेमोराइजेशन पर चलने वाला सिस्टम इनोवेट कहां से करेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।